नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है आदिकाल का नामकरण और काल सीमा। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंडों में आदिकाल के नामकरण और काल सीमा के निर्धारण का प्रश्न सर्वाधिक विवादास्पद है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों और विद्वानों ने अपने अपने मतों की प्रस्तुति द्वारा इसे सुलझाने की कोशिश की है। किसी भी युग या कालखंड का नामकरण उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उक्त काल में किसी भी प्रवृत्ति की केंद्रीय भूमिका नहीं रही है। आदिकाल के नामकरण और काल सीमा से संबद्ध विविध विचार दृष्टिगोचर होते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई एंदोस्तानी में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। स्पष्ट दृष्टिकोण के अभाव में इस इतिहास ग्रंथ को मात्र कवि वृत्त संग्रह ही कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार शिव सिंह सेंगर का भी अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में भी काल विभाजन का कोई प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्वप्रथम अंग्रेजी विद्वान सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन और नामकरण का प्रयत्न किया। अपने ग्रंथ को उन्होंने 11 कालखंडों में विभक्त कर उक्त कालखंड का नामकरण चारण काल किया। चारण कवियों के काव्य ग्रंथों की प्रधानता को ध्यान में रखकर ही उन्होंने इस नाम की प्रस्तावना की। वे इस काल की आरंभिक सीमा 643 ईस्वी से स्वीकारते हैं, लेकिन काल विभाजन और नामकरण के बीच तालमेल बैठा पाने में वे असमर्थ दीख पड़ते हैं। वस्तुतः चारणों का साहित्य 10वीं शताब्दी के बाद परिलक्षित होता है, अतः यह नामकरण संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि चारण काल नामकरण स्वीकार करने का अर्थ है कि उक्त काल के समस्त रचनाकारों को चारण मान लिया जाए, जबकि इस काल के अंतर्गत अन्य प्रकार की रचनाओं की भी प्रस्तुति हुई है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में संवत 700 से उक्त काल की आरंभिक सीमा को स्वीकारा। उन्होंने आदि शब्द का अर्थ प्रारंभिक स्वीकार किया है। उन्होंने उक्त काल का नामकरण प्रारंभिक काल किया, परंतु इस नामकरण के पीछे उन्होंने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। इस नाम से उक्त कालखंड की मुख्य प्रवृत्तियों और जन रुचि का पता नहीं चल पाता है। अतः प्रारंभिक काल नामकरण उचित प्रतीत नहीं होता। मिश्र बंधुओं के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल की काल सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक बताते हुए वीर गाथाओं की प्रमुखता को ध्यान में रखकर इसे वीर गाथा काल नाम से अभिहित किया। मिश्र बंधुओं के प्रारंभिक काल की पूर्वारंभिक सीमा संवत 700 के स्थान पर संवत 1050 को मानकर उन्होंने उसे यथार्थ सीमा के थोड़ा निकट ला दिया। वीर गाथा काल नामकरण की सार्थकता के लिए उन्होंने 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच
150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी के नामकरण से संबद्ध हमें इन प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पहली बात तो यह है कि इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता को देखकर इसे वीर गाथा काल कहा गया है। दूसरी बात यह है कि प्राचीन जैन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य घोषित कर उसे रचनात्मक साहित्य की परिधि से निकाल दिया गया है। इसी प्रकार नाथों और सिद्धों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और तीसरी विशेष बात उन रचनाओं की है जिनमें विविध विषयों को आधार बनाकर फुटकल रचनाओं की प्रस्तुति हुई है, किंतु उनसे किसी विशेष प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता है। इन विविध प्रकार की रचनाओं और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का बोधक वीर गाथा काल नामकरण नहीं बन पाता। नामकरण तो ऐसा होना चाहिए जो उस काल खंड की समस्त रचनाओं की प्रवृत्तियों को उजागर करने में समर्थ हो सके। आचार्य शुक्ल ने निम्न 12 ग्रंथों के आधार पर ही उक्त कालखंड का नामकरण वीर गाथा काल किया है। पहला विजयपाल रासो, दूसरा खुमान रासो, तीसरा बीसल देव रासो, चौथा पृथ्वीराज रासो, पांचवा जयचंद प्रकाश, छठा जय मयंक जस चंद्रिका, सातवां हमीर रासो, आठवां परमाल रासो, नौवां विद्यापति की पदावली, 10वां कीर्ति लता, 11वां कीर्ति पताका तथा 12वां खुसरो की पहेलियाँ। उन्होंने इन्हीं 12 ग्रंथों के आधार पर, जिन्हें वे कुछ को स्वयं संदिग्ध मानते थे, इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध हैं और कुछ संदिग्ध हैं। आचार्य शुक्ल के उपर्युक्त ग्रंथों में विद्यापति की पदावली, बीसल देव रासो तथा खुसरो की पहेलियाँ आदि रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं हैं तथा भक्ति और श्रृंगार समन्वित ये रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं होने के कारण उपेक्षित रह जाती हैं। अतः उक्त काल के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रदत्त वीर गाथा काल नामकरण संगत, उपयुक्त और सार्थक प्रतीत नहीं होता है तथा वह उनके एकांगी दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक खास प्रवृत्ति की प्रधानता को ध्यान में रखकर काल की शेष प्रवृत्तियों को गौण मानकर नज़रअंदाज कर लेने से नामकरण की सार्थकता बाधित हो जाती है। फिर भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आचार्य शुक्ल का काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है।
जिसके आधार पर अधिकांश परवर्ती इतिहासकारों ने अपने आगे की राह सफलतापूर्वक तय की है। आचार्य शुक्ल के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी इतिहास पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में उक्त कालखंड की सीमा संवत 750 से संवत 1375 तक मानकर इसे दो भागों में विभक्त किया है। पहला संधि काल संवत 750 से संवत 1000 तक तथा दूसरा चारण काल संवत 1000 से संवत 1375 तक। उन्होंने संधि काल के अंतर्गत जैन, सिद्ध तथा नाथ साहित्य को तथा चारण काल के अंतर्गत वीर गाथात्मक रचनाओं को स्वीकार किया है। संधि काल में वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य ही समाविष्ट है। वहीं चारण काल नामकरण वीर गाथा काल की तरह ही संगत और उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वीर गाथाओं के रचयिता चारण थे। अंतर यह है कि जहाँ आचार्य शुक्ल ने इस काल का नामकरण रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर किया, वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रचनाकारों के आधार पर नामकरण की प्रस्तुति की। राहुल सांकृत्यायन ने विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर इस काल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम प्रस्तावित किया है। इस काल में जो भी साहित्य लिखा गया उसमें से बहुत बौद्ध, नाथ, सिद्धों द्वारा भी लिखित है। ठीक इसी प्रकार सामंतों की प्रशंसा में या उनके आश्रय में लिखे हुए ग्रंथ भी इस काल में उपलब्ध हैं, किंतु फिर भी सिद्ध सामंत काल नाम पूरी तरह से उक्त कालखंड की प्रवृत्तियों को सुस्पष्ट करने में असमर्थ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने उक्त कालखंड को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है। आदि काल में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को स्वीकारते हुए उन्होंने इस काल का नामकरण अपभ्रंश काल किया, परंतु यह नाम भी भ्रामक सिद्ध होता है, क्योंकि भाषा के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। वहीं अपभ्रंश काल कहने से पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकृष्ट होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को बीज वपन काल कहा है। तत्कालीन साहित्य संसार को देखकर यह नाम भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को आदि काल कहना उपयुक्त समझा है। वे आचार्य शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम वीर गाथा काल में वीर गाथा जैसी किसी प्रवृत्ति का उस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं देना चाहते। आचार्य द्विवेदी आदि शब्द को प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि शुक्ल जी ने भी प्रारंभिक काल का मूल नाम आदि काल ही रखकर उसके दो खंड कर दिए हैं, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। इसलिए आदि काल नामकरण आचार्य द्विवेदी की मौलिकता का उद्घोषक नहीं है। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में लिखा है, कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदि काल ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस पुस्तक में भी इस काल को इसी नाम से कहा गया है। इस नाम से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं है।
अपनी दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नामकरण और काल सीमा को निर्धारित करते हुए लिखा है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। शुक्ल जी के मत से संवत 1050 से संवत 1375 तक के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहना चाहिए। देखा जाए तो आदिकाल नामकरण को हिंदी साहित्य के इतिहास में बिना किसी विवाद और उलझन के स्वीकारा जा सकता है। विविध प्रकार की प्रवृत्तियों से समन्वित रचनाओं को एक साथ लेकर चलने पर भी उक्त नामकरण में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड होने के कारण आदिकाल नामकरण उचित प्रतीत होता है। अतः संवत 1050 से संवत 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहना अधिक समीचीन, सर्वाधिक संगत, सार्थक और उपयुक्त है। धन्यवाद।